हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इरोडो के उन चैप्टर्स के सॉल्यूशन लाऊंगा जो जेई एडवांस में रिसेंटली ऐड हुए हैं। उनमें सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इरोडो के सॉल्यूशंस को। बच्चों, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस के जो इरोडो के क्वेश्चंस हैं वो जहां से शुरू होते हैं वो एग्जैक्ट उस जगह से ही मैं करूंगा। ये ऑसिलेशन एंड वेव्स नाम का चैप्टर है इरोडो में। उस चैप्टर में 4.67 प्रॉब्लम नंबर से ये क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसके पहले एसएचएम के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको अभी नहीं बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों सभी से कहा था कि पहले मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा जो जेई एडवांस के सिलेबस में रिसेंटली ऐड हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा वो देखते हैं। 4.67 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नजर मार लीजिए। अ पॉइंट परफॉर्म्स डैम्प्ड ऑसिलेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt। तो ये फॉर्मूला x इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt साइन ओमेगा t, मेरा मानना है कि ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए अगर आप डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। तो फिर इरोडो ने ये क्यों दिया, पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है बच्चों के दिमाग में। फिर इरोडो ने दिया क्यों, अगर सर हमें आना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला, कोई भी ऑथर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते समय फेस वर्ड यूज कर रहा है कि कितना फेस होगा या फेस का यूज कर रहा है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि उसका फंक्शन क्या है, अदरवाइज वो यूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी हो सकता था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 भी हो सकता था। तो जाहिर सी बात है जनरल फॉर्मूला है ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि इन्होंने 5 की वैल्यू 0 यहां पर दी हुई है। खैर, पार्ट ए पर आते हैं बच्चों। पार्ट ए है द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट टी इक्वल्स टू 0। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड। अब यहां पर ही कई लोग गलती कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि एम्पलीट्यूड तो हमने पढ़ा था सर जी कि जो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। बच्चों, वो एसएचएम में कहते थे, यहां पर एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, इस टर्म को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। बस कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो बड़े कमाल की बात है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक, अब इन्होंने कब पूछा है, द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0। तो इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं और देखते हैं a की वैल्यू कितनी आ रही है। a की वैल्यू आ रही है a डॉट। तो ये कहानी हो गई खत्म। अब पूछा गया है एंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0। अब वेलोसिटी निकालनी होगी भाई। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है जी, इसका डेरिवेटिव x इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस bt का डेरिवेटिव निकालना है बच्चों। अच्छा, डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्या करना होता है। तो a नॉट तो है कांस्टेंट, पहले प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, e टू पावर माइनस बीटा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट मानेंगे, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, उसके बाद e की पावर माइनस बीटा टी को कांस्टेंट मानेंगे। तो देखते हैं, ये आया माइनस बीटा e टू द पावर माइनस बीटा टी। ठीक है जी, यहां पर क्या आया, साइन ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बच्चा पार्टी किसी भी टी टाइम पर है और हमसे वेलोसिटी पूछी कब गई है, द मोमेंट्स ऑफ टाइम। वो वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा कुछ और गया भाई। नहीं, मैं आगे पहुंच गया। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 है, तो सीधा सीधा क्या करना है बच्चों, हमें वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट निकालनी t बराबर 0 पर। तो यहाँ t बराबर 0 पुट करो, यहाँ t बराबर 0 पुट करोगे तो ये उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहां से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है a नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 e की पावर 0। तो ये आ गई
v इक्वल्स टू ए नॉट ओमेगा। ये पार्ट ए खत्म हो चुका है बच्चों। तो अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी क्या है? द मोमेंट्स ऑफ टाइम एट विच द पॉइंट रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन क्यों है? अगर आप इस क्वेश्चन को यूं ही कर जाते हैं, फॉर्मूलेबाजी से कर लेते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब जिसने एनालिसिस की होगी, बहुत पढ़ा होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन में, वो तो इसको खटाक से समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। और जिसने एनालिसिस नहीं की होगी ना, वो इस क्वेश्चन को क्या सोचेगा, यार एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीम पोजीशन ऑसिलेशन में, डैम्प्ड ऑसिलेशन में मेरे हिसाब से ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। धीरे 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 एम्पलीट्यूड डिके होता जाता है और ये एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो लोग कहते हैं सर जहां साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा वही एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? ये आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मेरी उस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि बच्चों इस वीडियो को देखेगा तभी जब आपने इसको थ्योरी पढ़ ली हो। ठीक, तो बी पार्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो बी पार्ट के लिए मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, अक्सर मैं इसको आजकल अपनी थ्योरी में ही इंक्लूड कर चुका हूं, लेकिन मैंने अपने नोट्स में जो नोट्स डाले हैं मैंने अपने ऐप पर, उसमें इस बात को इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। x इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी। पता है बच्चों, इसको आप फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इस बार का जो फेजर होगा ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके का होगा। ये वाला फेजर, पहली बात तो t बराबर 0 पर ऐसा होगा। t बराबर 0 पर इसकी लेंथ a नॉट होगी, और किसी जनरल टाइम t पर इसकी लेंथ कम होती जा रही होगी e की पावर माइनस ओमेगा टी से। हमने जो फेजर पढ़ा था उसमें ये लेंथ कांस्टेंट हुआ करती थी, ये फेजर घूमता था, तो ये फेजर भी घूम रहा है, ओमेगा से घूमता था, ये भी ओमेगा से घूम रहा है। इस y एक्सिस पे जो इस फेजर का प्रोजेक्शन आता था, इस y एक्सिस पर, इस पर जो प्रोजेक्शन आता था उसको हम SHM कहते थे फेजर में। यहाँ पर ऑसिलेशन देखने के लिए अभी भी प्रोजेक्शन देखा जाएगा, इस टिप का प्रोजेक्शन, इस फेजर का प्रोजेक्शन, लेकिन शर्त यह है कि ये लेंथ कम होती चली जा रही है। आप ध्यान से देखें, इस प्रोजेक्शन की लेंथ किसी भी इंस्टेंट पर वही आएगी जो आपको बोली गई है। कि क्या बोली गई है आपको, क्या आप चेक कर लें क्या बोली गई है। तो यहां पर ये ओमेगा टी, ये लेंथ है ए नॉट ई की पावर माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई, वही जो मैं बता रहा था, साइन ओमेगा टी। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनिएगा, जैसे जैसे ये फेजर घूमेगा तो लोगों को लगता है कि इसका प्रोजेक्शन, फेजर की लेंथ का प्रोजेक्शन पहली बार का मैक्सिमम, मतलब पार्टिकल रिटर्न कहाँ होगा। भाई ये प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये पार्टिकल ऊपर गया होगा और फिर वापस लौट के आएगा, और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। तो वापस लौटेगा कब? ऐसा फील आता है कि वापस तब लौटेगा जब ये फेजर यहाँ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो यहाँ से है वो कम भी हो रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट है। जब वो यहाँ होगा तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो क्या जबकि लौटते समय आप ध्यान से देखिए, ये वाला कंपोनेंट पूरा 0 होना चाहिए, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जो कि 90 डिग्री फेस पर नहीं होगा, जो जैसा कि SHM में हुआ करता था। तो कहाँ होगा? वो किसी एंगल पर होगा, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। अब दो वेलोसिटी, एक अंदर की ओर और एक इस साइड, इन दोनों के रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जब 0 होंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये फेजर से बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आएगा एरोडो का, जब मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा तो इस बात का यूज करूंगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करना तो काफी आसान है। इस क्वेश्चन पे क्या होगा, सीधा डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि जब ये 0 होगा, जब वेलोसिटी 0 होगी तभी तो टर्न कर रहा होगा। ठीक है,
तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया। यहाँ से कितना आया 10 ओमेगा टी इक्वल्स टू, ये वैल्यू चेक करिए कितनी आ रही है, ये आ रही है ओमेगा बाई बीटा, ओमेगा बाई बीटा। देख लीजिए ध्यान से, डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो जान लीजिए ओमेगा ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा होता है, यानी कि ये ओमेगा टी जो है, ये एंगल की बात करूं तो ये ग्रेटर देन 45 होगा, यानी कि ये घटना यहां पर नहीं घटेगी, ये घटना किसी एंगल पर घटेगी जहां पर ये वैल्यू 45 से बड़ी होगी, और इसकी 10 ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा बाई बीटा। क्लियर है? तो अगर मैं जनरल पॉइंट पूछूं कहां कहां ऐसा होगा, कहां कहां पर ये कंपोनेंट 0 होगा वेलोसिटी का, दो है ना वेलोसिटी, एक रेडियल डायरेक्शन में अंदर की ओर और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो है, इन दोनों का ये वाला रिजल्टेंट 0 हो गया। ये एंगल आपको आ चुका है, ये एंगल की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू है, ओमेगा बाई बीटा। तो बताइए कब कब होगा, तो मेरे हिसाब से ध्यान से देखिए, जब ये घूम करके यहां पर पहुंचेगा तब भी इसके साथ यही होगा भाई, क्योंकि ये एंगल वापस से वही सेम आएगा, फिर से ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअसली क्या क्या वैल्यूज अगर मैं पूछूं आपसे कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे या तो ओमेगा टी, या पाई प्लस ओमेगा टी, या 2 पाई प्लस ओमेगा टी। तो आंसर क्या हुआ, n पाई प्लस ओमेगा टी, जब बराबर होगा किसके, n पाई प्लस ओमेगा टी। एक बार ये या तो ये हो बराबर, तो n पाई प्लस ओमेगा टी टाइम हो सकता है ना। एक मिनट इसको रब कर देता हूं और आंसर यूं लिखता हूं, दूसरे तरीके से थोड़ा लिखता हूं कि ये एंगल निकाल लेता हूं, ओमेगा टी कितना हुआ, tan इनवर्स ओमेगा बाई बीटा, ये आया। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 1 बाई ओमेगा tan इनवर्स ओमेगा बाई बीटा, ये आ गया टाइम, ये वाला टाइम आया है। तो जनरल टाइम क्या हो गया, जो अभी भी बताया था, n पाई प्लस 1 बाई ओमेगा tan इनवर्स, एन पाई लिखना ठीक नहीं है, इसको ओमेगा टी एंगल को लिखा रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई ओमेगा ये भी कर देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। एन पाई बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा tan इनवर्स ओमेगा बाई बीटा, ये है वो टाइम जहां पर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को करेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के पहले जो चीज़ें मैंने याद की हुई हैं, क्यों ना मैं आपको अपनी रिदम में ले आऊं, ताकि हम अब अगला क्वेश्चन जब करें तो थोड़ा फास्ट करें। ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा लंबा हुआ है ये। इसको शॉर्ट करने का मैंने कुछ तरीका बनाया है, और एरोडो में ऐसे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो जो मैंने तरीका बताया अगर आप वो ध्यान से सुन लेते हैं तो सारे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। वो क्या तरीका है बताता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।